व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। नॉर्मली जब हम रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या कोई भी फंडामेंटल बाय साइड रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप ये नॉर्मली देखते होंगे कि भाई अपसाइड कितना है 20%, 25%, बहुत से बहुत 35-40%। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी जिन्होंने पिछले एक साल में 100%, 200% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया। अगर मैं बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वहाँ पर भी आपको 150% के आसपास रिटर्न्स मिला है। सेम हाल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या एम्बर एंटरप्राइज या फिर ईपैक ड्यूरेबल्स या केन्स टेक्नोलॉजी, सबने 100% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया पिछले एक साल में। क्योंकि ईएमएस इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में जो कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ईएमएस का जो ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है इंडिया में। इंडिया में अगर आप देखोगे 2-5 साल पहले की बात है, अगर 2022 के बाद देखोगे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप ईएमएस इंडस्ट्री को लोगे तो इंडिया सिर्फ ग्लोबली 2% का कंट्रीब्यूशन रखती थी। वो एस्टिमेट किया रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली इंडिया 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि इसमें से जो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और यू कैन सी दिस कि किस तरीके से आपके एंटर एम्बर एंटरप्राइज, डिक्सन हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, इनके ऑर्डर बुक बड़े हैं। ऑर्डर बुक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और किस तरीके से कंपनी फ्यूचर ग्रोथ को देख रही है, जिसके वजह से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की वजह से कैपेक्स ऑलरेडी कर रही है। काफ़ी सारी कंपनीज ने कैपेक्स भी ड्रॉ किया है। इस वीडियो में हम समझेंगे ईएमएस इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो होगी, इसके प्लेयर्स कैसे ग्रो होंगे, वैल्यू चेन क्या है इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री में ना अलग अलग ऑपरेशंस करने के मेथड्स भी है। तो वो कौन से मेथड्स हैं, इनफैक्ट कंपनी कहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। अलग अलग वेरियस इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनीज टारगेट करती है, सर्विस देती है। वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको इसमें कुछ थंब रूल्स एंड कुछ की आइडियाज़ दूंगा। ऑल्सो विल टेक अ टेक्निकल आउटलुक ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री सो दैट एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर वी आर वेल प्रिपेयर्ड कि आने वाले एक साल में इस इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देख सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है ये सेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए टुवर्ड्स द एंड पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। आप लोग में से जो मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे हो, आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम एक 360 मार्केट रिसर्च करते हैं। तो अभी तक अगर आपने डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हो मार्केट के बारे में और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट। अब जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, ईएमएस सर्विस में चाइना बीइंग द मार्केट लीडर, अप्रॉक्सीमेटली 45% मार्केट शेयर है। उनका कॉस्ट लोअर है, प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल उन्होंने ऑलरेडी अचीव की है। बिकॉज अभी चाइना को कम्पीट कर पाना बहुत मुश्किल है एंड वी ऑल नो दैट्स द रियलिटी। बट अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको यहाँ देखनी है कि FY 2017 से लेके 2025 के एस्टिमेट जो हम देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ पर आपको लास्ट में देख पाओगे 40% पे अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट जो चाइना है दैट इज़ ओनली ग्रोइंग एट 4%, 5%, एंड इनफैक्ट यूएसए इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट 5%। तो सबसे फास्ट आपको जो ग्रोथ रेट्स देखने मिलेंगे इस इंडस्ट्री के, दैट इज़ इन इंडिया। एंड यू कैन सी दैट कि 2023 से 2025 को अगर आप कंपेयर करोगे, सो इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल, द इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट डबल। तो अगर आप ईएमएस मार्केट की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5% के आसपास की इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। और ये डॉलर टर्म्स में अगर आप देखोगे 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास की इंडस्ट्री है। अब इसमें से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया है। और यहाँ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अगर बीइंग अ लीडर चाइना के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली चाइना इज़ 25 टाइम्स बिगर। तो आने वाले टाइम में जैसे कि ग्लोबल लेवल पे एक चाइना +1 का अल्टरनेटिव्स का एक थीम चल रहा है कि भाई पीपल डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना, दे वॉन्ट एन ऑल्टरनेटिव। और इसलिए आप मलेशिया, वियतनाम, इंडिया, कोरिया, बांग्लादेश, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आप देखोगे कि अच्छा खासा बिजनेस फ्लोट हो रहा है। वो टर्म्स में अगर आप देखोगे, अगर हम इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर अगर परसेंटेज बाई 10% भी गेन कर लेती है चाइना से मार्केट, या फिर ओवरऑल जितने भी इकोनॉमीज़ हैं, तो भी इट विल क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट। ये इंडस्ट्री हमारी 50 से डायरेक्ट मान लो हो सकता है 250, 300, 400 बिलियंस के आसपास भी हो सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज इस इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है। अब एज पर द रिपोर्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पाई डायग्राम के थ्रू आपको ये देखने मिलेगा कौन सी अलग अलग कैटेगरीज हैं विद इन ईएमएस। सो यू कैन सी दिस, मोबाइल फोन्स बनता है ईएमएस के थ्रू, राइट। मतलब ईएमएस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि कोई भी एक इंडस्ट्री में
कोई भी एक प्लेयर किसी कंपनी को एक मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के आईफोन्स होंगे, राइट, डेल के लैपटॉप्स हो गए, ये लैपटॉप्स जो कंपनी का ओनर्स है, मतलब जो डिज़ाइन कर रहा है, जिसका चिप सेट है, वो खुद बना के बेच भी रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमने फार्मा में CDMO स्पेस में देखा था, अगर आपको याद होगा फार्मा का जो मैंने सेक्टर आउटलुक बनाया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला थीम समझता है। अगर जिसने नहीं देखा है तो मेरा फार्मा वाला सेक्टर एनालिसिस में प्लेलिस्ट में जाके फार्मा वाला वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जैसे एप्पल का आईफोन है, तो एप्पल पूरा जो है डिज़ाइन कर रही है, चिपसेट्स और टेक्नोलॉजी उनकी है, लेकिन वो बना रहे नहीं है। उनका जो असेंबलिंग हो रही है, टेस्टिंग होनी है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो किसी और देश में हो रही है, कोई और कंपनी कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल, और बाद में मार्केटिंग वगैरह होता है, सेल्स होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट देन ये चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि अगर मान लो OnePlus के टेलीविजन्स आते हैं, टीवीज़ आते हैं, तोशिबा के आते हैं, राइट। तो ये जो कंपनी है तोशिबा की, वो सब कुछ खुद नहीं करती है, उन्होंने ऑलरेडी इसको आउटसोर्स करके रखा है डिक्सन के पास में, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल व्हाट आई एम गिविंग जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि इस तरीके से ये थीम प्ले होता है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी होता है, जैसे एरोस्पेस में किसी और कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग असेंबलिंग का वाला एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, या मान लो डिफेंस में कुछ हो रहा है कैटेगरी, तो वहाँ पर कुछ अलग कंपनीज होंगी। वैसे ही मोबाइल फ़ोन्स कोई और कंपनी बनाती है, जैसे यहाँ पर IT सर्विसेज के टर्म्स में भी बोल सकते हो, या टेलीकॉम में 10% है तो वहाँ पर कुछ अलग कंपनीज हो रही है। इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे हम ACs वगैरह यूज़ करते हैं, कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, राइट। और अभी इसमें ना 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं OEM, और एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम ODM। तो बेसिकली OEMs में क्या होता है ना, OEMs में डिज़ाइन जो होती है और IP वगैरह जो भी होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो ऑलरेडी आपको जो ओनर है वो बताएगा। जैसे एप्पल वाला वो खुद बताएगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, ऐसा मोस्टली अगर आपको पता नहीं होगा तो एप्पल के जो मोस्टली आईफोन्स हैं वो फॉक्सकॉन, एक ताइवान बेस्ड कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो अब एप्पल क्या करेगा, एप्पल कॉन्फ़िगरेशन बताएगा जो आपके फॉक्सकॉन है उसको, राइट। तो जो टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन है, वो एप्पल का होगा, रॉ मटेरियल वगैरह और आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी एप्पल बताएगा। फॉक्सकॉन क्या करेगा, फॉक्सकॉन नॉर्मली इसको प्रोसेस करेगा, मैन्युफैक्चर असेंबल करेगा, टेस्टिंग करेगा, एंड देन ये बाद में आगे सेल होगा, राइट। सो बेसिकली ये होता है वैल्यू चेन, जिसके थ्रू अलग अलग चीज़ें होती है। OEM कंपनीज अगर सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग वगैरह कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, पैकेजिंग कर रही है, तो वहाँ पर मार्जिन हमेशा कम रहेंगे। जो पहले डिक्सन भी करता था, काफ़ी केस में अगर आप देखोगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करता है, लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग, जैसे एम्बर इंटरप्राइज वगैरह हो गया। लेकिन अगर आपको इसके और आगे जाना है, आपको हायर मार्जिन्स कमाने हैं, देन लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ गेटिंग इन्वॉल्व इनटू योर ODMs में, जहाँ पर एक कंप्लीट मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल जाएगा पेरेंट कंपनी से। तो अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखोगे बहुत अच्छी रिपोर्ट है जो शेर खान की थी, तो मैं यहाँ पर एज ए रेफरेंस को यूज़ कर रहा हूँ। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ हैपनिंग इन डिक्सन। अब डिक्सन में जो आप ये देखो इतना बड़ा जो मूवमेंट आया, ये इसलिए बिकॉज OEM से अब कंपनीज ODM मॉडल की तरफ जा रही है, जहाँ पर वो तोशिबा के लिए पहले OEM एज एन EMS सर्विस दे रही थी, लेकिन अब वो गूगल हाइसेंस के लिए, तोशिबा के लिए ODM वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गई है, जहाँ पर वो एडवांसमेंट भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। और उसमें क्या होता है कि IP वगैरह जो डिज़ाइनिंग होती है ना, एक बार उसके अंदर आ गए तो फिर एक कंपनी के साथ में आपका लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर भी आपका रोल होता है, और ये आपको बेटर मोड क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने क्लाइंट्स को अगर आप रिटेन कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे OEMs के थ्रू ODM में अब शिफ्ट होते जा रही है। एंड सेम अगर आप 2023 में देखोगे तो Xiaomi, Nokia, Lenovo, Dell, ये जितने भी मोबाइल फ़ोन्स या IT हार्डवेयर वाले कंपनीज, इनका कॉन्ट्रैक्ट डिक्सन के पास में था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप टीवीज़ में देखोगे तो गूगल, हाइसेंस, राइट, तोशिबा, सैमसंग, ये भी कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिक्सन के पास था। तो जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कि प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट आया, राइट, डिक्सन के प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट आया पिछले 2 साल में। डिक्सन 6,000-7,000 से ऑलमोस्ट 17,000-18,000 हो गया। एंड यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू मिक्स मोबाइल फ़ोन से सबसे ज़्यादा उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60-61%। उसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, लाइटिंग से आता है, सिक्योरिटी सिस्टम से आता है। अब ये जो कंपनी है, इनका ऑटोमोटिव में,
मेडिकल्स में या फिर और एरोस्पेस में यहाँ पर कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो इन तरीके से सेगमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्केलिंग ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप और एडवांस में लेके जाता हूँ। एक और टाइप होता है इसके अंदर। अगर आपको इतना समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गॉट दैट, तो मुझे समझ में आएगा। पार्ट 1 में आपको ये समझ में आ गया, राइट। फिर हम एक और लेवल आगे चलते हैं इस पे। अब जैसे हमने समझा EMS के लिए मल्टीपल इंडस्ट्री ओपन अप है जहाँ पर ये लोग जाके सर्विस देंगे, राइट, दैट्स द बिजनेस। अब इसी बिजनेस सेगमेंट में दो अलग अलग टाइप्स या वेरिएंट आप बोल सकते हो कि एक होता है HVLM मतलब हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस, और एक होता है LVHM मतलब लो वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस, ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है विच इज़ HVLM, अब यहाँ पर क्या होगा कि हाई वॉल्यूम्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि आपके कंज्यूमर अप्लायंसेज हो गया या कुछ गुड्स हो गए, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हो गया, राइट, या फिर आपके ACs वगैरह हो गए। तो ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपका स्केलेबिलिटी है, लेकिन जहाँ पर आपका एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे IoT सर्विस हो गया, AI हो गया, या फिर आपके एरोस्पेस में अब मेडिकल के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो मशीन में इंस्टॉल होने वाले हैं, उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप हर घर में तो आपको मेडिकल की मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, वो सिर्फ हॉस्पिटल में पड़ेगी, डायग्नोस्टिक सेंटर में पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो मेंटेन करना है और मार्जिन वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, राइट। हर कोई नहीं कर पा रहा है, देयर इज़ अ क्लियर मोड एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम वहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी होंगे। तो ये दो अलग अलग टाइप्स हैं। सी आई रियली अंडरस्टैंड कि इंडिया में एक आम इंसान जो है, नॉर्मल इन्वेस्टर है, तारक मेहता देखने वाला, बिग बॉस देखने वाला, उसके लिए थोड़ा ये फाइनेंशियल वैल्यू चेन एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस बिकॉज देयर इज़ नो सेकेंड शॉर्टकट, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। अगर आपको मार्केट्स में पैसा कमाना है, ख़राब टाइम्स में अच्छे आइडियाज़ को पिक करना है, तो थोड़ा मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा और आपको मार्केट में क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको या फिर नहीं समझ में आया तो, और या तो कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप हम आगे चलते हैं इसके साथ में। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है ना कि भाई इंडस्ट्री में वेरिएशन है, इंडस्ट्री में काफ़ी प्लेयर्स कुछ अलग कर रहे हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे देखोगे इंडिया प्रेजेंस जो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन में है, यहाँ पर डिज़ाइन और प्लेयर्स ODM प्लेयर्स में हम नहीं है ज़्यादा। ODM में मतलब अभी अभी कुछ प्लेयर्स हैं, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन डिज़ाइनिंग में हम नहीं है अभी तक, नो मेजर प्लेयर्स इन इंडिया। कंपोनेंट्स में अगर मेकर्स में आप देखोगे ऐसे चिप्स हम अभी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो जो माइक्रोन वाली मिनी माइक्रोन वाली चिप है जो 6 के नीचे है, 6 के आसपास में है, वो भी हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। तो बीच में आपको याद होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्लो डाउन हो गया था कोविड के बाद ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ चिप्स, राइट। इनफैक्ट अगर आप सोलर सेल्स की बात करोगे तो मैंने सोलर वाली वीडियो में एनालिसिस में ऑलरेडी बताया कि हम अभी भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, राइट। और ये सब चीज़ें चाइना बीइंग द मेजर लीडर वहाँ पर हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया आर नाउ डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन जस्ट टू रीच आउट टू दैट फेज कि जहाँ पर वो सोलर सेल से सोलर मॉड्यूल्स भी बना पाए, राइट। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही है इंडिया में। अगर आपने सोलर सेल्स वाला हमारा जो सेक्टर एनालिसिस नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, सोलर सेल और सोलर पम्प्स ये दोनों भी मैंने बना के रखे हैं आपके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप असेंबलीज़ में देखोगे जो EMS असेंबल वगैरह कर रहा है, तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा हम अभी यहाँ पर ये ग्रोथ स्टेज में है। इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज इस स्टेज में है और अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है, अच्छी खासी कंपनी में ग्रोथ आ रही है, जहाँ पर हमने 40-50% 100% का भी ग्रोथ देखा है। अब यहाँ पर हम कवरेज में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक स्कीम्स को देखते हैं और सेक्टर्स को देखते हैं कहाँ कहाँ पर इंडिया है। और बेसिकली ये सेक्टर्स में ग्रोथ इसलिए भी आ रही है बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी फेवरेबल है, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है PLI स्कीम्स के थ्रू। तो इस जैसे कि आप सेमीकॉन है, राइट, ये इंडिया का एक प्रोग्राम है सेमीकंडक्टर्स के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10 बिलियन का ऑलरेडी एक इंसेंटिव अनाउंस किया था। इनफैक्ट PLI स्कीम्स यहाँ पर इंडिया में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को दिया जा रहा है, चाहे वो मोबाइल में हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, टेलीकॉम, हार्डवेयर, ऑटो में। देन PLI फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में भी ऑलरेडी यहाँ पर है इंडिया। देन हार्डवेयर, IT हार्डवेयर में भी है, जैसे लैपटॉप्स वगैरह हो गया आपके, या वेबकैम्स वगैरह हो गए, या फिर आपका कैमरास वगैरह हो गया। इनफैक्ट जो नेटवर्किंग वगैरह है वहाँ पर भी है।
वाइट गुड्स जैसे कि आपके जो बल्ब्स वगैरह हो गए, एलईडी टेल लैम्प्स, लाइट्स वगैरह हो गए, ये सब में भी इंडिया है और वहाँ पर भी पीएलआई स्कीम्स के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ। अभी तक हमने वैल्यू चेन समझा, अलग अलग सेगमेंट समझे, इंडिया वाइड ग्रोथ समझा, हमने ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखी। तो अब डायरेक्टली स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे केन्स टेक्नोलॉजी किस सेगमेंट में कौन से इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ऑपरेट करता है, ऑटो में करता है, रेलवे में करता है, आईओटी है, मेडिकल है, एरोस्पेस है, डिफेंस है, काफ़ी सारे एरियाज को टारगेट कर रहा है और इसमें से काफ़ी सेगमेंट ने ऑलरेडी पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखना है भाई ऑर्डर बुक क्या है। 5400 करोड़ का ऑर्डर बुक है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि यहाँ पर भी डबल डिजिट्स में ग्रोथ हो रही है। एंड कैपेक्स कंपनी ऑलरेडी कर रही है। कैपेक्स क्यों करते हैं? क्योंकि फॉरवर्ड में कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए 1200 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी केन्स ने अनाउंस किया FY25 में। अब यहाँ पर हम डिक्सन की बात करते हैं तो डिक्सन में इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लाइट्स में है, मोबाइल में है, सिक्योरिटीज़ में है। यहाँ पर 500 करोड़ का कैपेक्स डिक्सन ने भी अनाउंस किया। एम्बर में अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मोबिलिटी में ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का है और 550 करोड़ का कैपेक्स एम्बर ने भी अनाउंस किया है। अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी 380 करोड़ का कैपेक्स है, जो आने वाले टाइम में होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। एंड सिरमा में भी आप देखोगे 4800 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 300 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पर सिरमा भी कर रहा है। एवलॉन में देखोगे तो 40 करोड़ का कैपेक्स एवलॉन भी कर रही है, 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक एवलॉन के पास भी है। सो इन शॉर्ट मैक्सिमम प्लेयर्स विद इन दिस, अगर आप सेक्टर देखोगे तो वो कैपेक्स कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है आने वाले टाइम्स में। तो मुझे लगता है 1-2 साल तक हो सकता है ग्रोथ आ जाए, लेकिन आने वाले टाइम में इसका रिस्क पैरामीटर वैल्यूएशन भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो पूरी नहीं हुई है अभी तक, शांति से बैठिए, शांति से सुनिए और नोट्स भी बनाइए, बिकॉज ये पूरा जो वीडियो है वो आपको एक बार में याद नहीं होने वाला, एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार देखना पड़ेगा। और नोट्स भी बनाइए, बिकॉज थोड़ा एडवांस लेवल का रिसर्च है यहाँ पर। ये रिसर्च काफ़ी सारे पॉइंट्स तो ऐसे भी हैं यहाँ पर जो हमने पेड वेबसाइट्स के थ्रू या फिर पेड रिपोर्ट्स में मिलेंगे आपको, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग कंपनीज कैपेक्स कर रही है, राइट, ऑर्डर बुक भी एक्सपांड हो रही है। तो फाइनेंशियल नंबर्स को देखने से पहले आपको ये इंडस्ट्री में क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है, क्यों इतने ग्रो कर रही है, ये समझना ज़रूरी है, और रिस्क पैरामीटर क्या है ये समझना ज़रूरी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं या ट्रेड वॉर्स होते हैं, उसकी वजह से नाउ एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और इंडिया वहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ये एक चीज़ है। दूसरी, इंडिया इसलिए गेन कर पा रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स किया है पिछले 2 सालों में। एंड कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स भी लेके आ रही है और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ वगैरह भी लगा रही है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह में हेल्प कर रही है कंपनीज़ को, जिसके थ्रू इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, राइट। सो हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग होगी। इनफैक्ट कंपनीज़ को भी ज़्यादा अच्छा ऑर्डर इनफ्लो मिलेगा और वहाँ पर अच्छे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स हैं, तो मल्टीपल प्लेयर्स मल्टीपल सेगमेंट के अंदर है, इसलिए सेगमेंट को ट्रैक करना ज़रूरी है अगर आपको ईएमएस प्लेयर के थ्रू बड़ा पैसा बनाने का है या फिर राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला सेगमेंट देखोगे तो इंडिया का आरबीआई के हिसाब से कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट रहा है पिछले 6 महीने में। एंड यहाँ पर अगर आप इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखोगे तो रिड्यूसिंग है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट के थ्रू थोड़ा सा इकोनॉमी में लिक्विडिटी फ्लो हो और वहाँ से थोड़ा कंज्यूमर का रिकवरी हो, कंज्यूमर का जो आपका जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर है वो बढ़े। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एसी के इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम्स ग्रोथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13% CAGR पे ग्रो हो रहा है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लेटेंट डिमांड ऑफ एसी आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया का टेम्परेचर के हिसाब से एवरेज टेम्परेचर इज़ अबाउट 30, तो वहाँ पर भी थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। अब पिछले 2 साल में हमने वायर एंड केबल्स वाले में भी ये सेगमेंट देखा। इनफैक्ट अलग अलग सेगमेंट को ट्रैक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसके थ्रू आप देखो यहाँ पर कंज्यूमर स्टेपल्स में
क्या ग्रोथ आ रही है क्वार्टर टू FY25 में, क्या ग्रोथ थी, 6% की ग्रोथ थी वाई एंड वाई। रिटेल में आपका ग्रोथ 19% का है, इनफैक्ट केबल एंड वायर में 23% का है। तो ग्रोथ रिकवरी इस नंबर्स के थ्रू भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन से सेगमेंट में ग्रोथ आ सकती है। जैसे अब यहाँ पर केबल एंड वायर्स में देखोगे 23% का ग्रोथ था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे रिटेल में 19% का था। सो वी हैव सीन कंपनीज लाइक ट्रेंड्स डूइंग वेल, केबल एंड वायर्स में पॉलीकैब हैज डन वेल, देन अपार्ट फ्रॉम दैट हेवल्स कंसिस्टेंटली हैज़ बीन अ गुड प्लेयर वायर्स में। फिर केईया इंडस्ट्रीज हैव डन वेल। इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्रियल केबल्स में देखोगे तो यूनिवर्सल केबल्स एंड ऑल दोज कंपनीज हैव ऑल्सो डन वेल इन द रिसेंट टाइम्स। जैसे अभी यहाँ पर आप पेंट्स में देखोगे तो पेंट्स में सबको मालूम है अच्छा नहीं चल रहा है। तो पिछले 3 क्वार्टर में आप देखो 0.7%, -1.2%, -3.2%। सो सर्टन थिंग्स इन दिस केस अगर आप इस तरीके से ट्रैक करते हो तो आपको ग्रोथ समझ में आता है। जैसे अब पिछले 3 क्वार्टर में आप देखोगे वोल्टास हैज डन वेल, ब्लू स्टार हैज डन वेल। तो यहाँ पर आप एयर कंडीशनर्स में ग्रोथ देखो 22% पे, 52% पे। दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज कमिंग। अभी एक क्वार्टर के बाद में नेक्स्ट क्वार्टर में वापस हमारा समर्स आ जाएंगे तो वहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आने की। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन ट्रैक। और इस तरीके से जो हमारा एनालिसिस होता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रोसेस व्हाट आई रियली वांट टू शोकेस फॉर लॉट ऑफ माई व्यूअर्स आउट हियर, क्योंकि यहाँ पर एक राइट प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही प्रोसेस समझ में आ गया या फिर आपको एक्री इंग्रेडिएंट समझ में आ गया कि इस तरीके से यहाँ पर सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे मैंने पूरा एक स्क्रीनर आपको यहाँ पर बताया, इसमें मैं ऑलरेडी 12 स्टॉक्स ले चुका हूँ। तो जैसे आपको ई पैक मिल जाएगा, यहाँ पर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, एवलॉन हो गया, देन भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, साइन DLM इसलिए यहाँ पर डाला है बिकॉज ये जो हमने देखा था ना लो वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस, वो उसके अंदर कैटेगरी में है। ODMs वगैरह के अंदर ही डायरेक्टली वो बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप केन्स में देख सकते हो, एम्बर देख सकते हो, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, मोस्टली ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ हायर मल्टीपल। जैसे आप देख सकते हो डिक्सन में 180 का PE मल्टीपल है, सिरमा में 9900 का अप्रॉक्सीमेटली, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में 136, एम्बर 140, केन्स 231, मतलब अलग ही दुनिया में चल रहा है वो, एवलॉन 213, EPAC 120। most of the multiples are on the higher side when it comes to EMS इंडस्ट्री। और इसलिए मैं कुछ एक क्वार्टर से मैं अवॉइड कर रहा था इस काउंटर पे मैं कुछ ना बनाऊं, क्योंकि अगर मैं कुछ बनाता हूं यहाँ पर तो ऑलरेडी मल्टीपल्स इतने ज़्यादा एलिवेटेड है। लेकिन अब थोड़ा सा करेक्शन आना शुरू हुआ है तो हमें अभी वेट करना है, लेट द करेक्शन हैपन, उसके बाद में आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। बिकॉज नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इसलिए मैं इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक्स के ऊपर कुछ भी रेटिंग्स नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ग्रोथ परसेंटेज जो हमें देखने मिला सेल्स क्वार्टर में, राइट, दैट वाज फिनोमिनल। जहाँ पर क्वार्टरली सेल्स में आप देखोगे 100% की भी ग्रोथ, 80% की, 45% की, 100% की ग्रोथ हमें देखने मिली है। तो हम क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं। लेट्स से एक एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 66%, 56%, 50% का ग्रोथ रेट आया, तो अब 3 क्वार्टर बीच में ऐसे भी आए जहाँ पर 11%, 14%, 5% का ग्रोथ आया। फिर बाद में वापस रिकवरी आई, 48% का ग्रोथ आया। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी एक साल में आपका ये ग्रोथ रेट रिवाइज हो जाते हैं और आपका ग्रोथ सिर्फ 10%, 8%, 12% ही आ रहा है जो यहाँ पर आया, वो टाइम पे आपका स्टॉक में करेक्शन आएगा। और करेक्शन जब आएगा तो वो जितना भी आपका जो ऊपर का यूफोरिया है, राइट, वो पूरा खत्म होएगा। वहाँ पर कंपनीज माइट गेट डाउन बाय मोर देन 30-40% या 20-50% के आसपास में भी करेक्शन हो सकता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ नेचर ऑफ द मार्केट्स, और ये हमें समझ में आना चाहिए बिकॉज ये सेम चीज़ एफएल में भी हुई थी पहले। एफएल मेरा लॉन्ग टर्म ऑलरेडी ये स्टॉक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मतलब काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ ये कंपनी को। अगर मैं आपको इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बताऊँगा सो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सी व्हाट हैपेंस इट कि यहाँ पर 2021 में 100%, 125%, 130%, 127% का ग्रोथ आ रहा था। तो अब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो जब आप 2021 की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 140, 150, 150 के PE मल्टीपल पे ये स्टॉक था, ठीक है। 2021 की बात कर रहा हूँ जब मैं इतना बड़ा ग्रोथ रेट्स आपको बताया, वो टाइम पे स्टॉक का PE मल्टीपल भी वॉज ऑल्सो 150। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपका EPS तो बढ़ते ही चलेगा बिकॉज कंपनी तो ग्रो हो ही रही थी, लेकिन आपके ग्रोथ रेट्स गॉट ट्रिम्ड। जैसे आपके ग्रोथ रेट्स लोअर हो गए, मतलब डायरेक्ट 127 से 29 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 17 आ गया, एक साल खराब गया, और यू कैन सी द काइंड ऑफ करेक्शन हैपेंड इन द स्टॉक। और PE देखो कैसे डीरेट हुआ।
वही 150 वाला पी गिर के 50 के ऊपर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे हो गया। और प्राइस में भी आपको कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट दिख सकता है कि प्राइस वेंट अंडर कंसोलिडेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, जहाँ पर 1300 से नीचे गिर के 900 तक आ गया था, राइट। और उसके बाद में अभी रिसेंट में 1-2 क्वार्टर में जो रिकवरी हुआ वहाँ पर वापस से 1000-1100 के बाद में फिर आपका 1600-1700 आया स्टॉक। तो ये एक्चुअल में केस स्टडी है जिसके थ्रू आपको समझ में आया कि वैल्यू कैसे करना है कंपनीज को। बहुत ज़्यादा अगर फॉरवर्ड में हायर मल्टीपल है तो नहीं, अवॉइड करना है, बिकॉज 2021 में सेम चीज़ हुई थी। एवरी अदर पर्सन वॉज रनिंग बिहाइंड IT स्टॉक्स और IT में फिर उसके बाद में मारना शुरू किया, राइट। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा अगर हम एक एक बार कुछ मैं स्टॉक्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सिरमा है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली यू नीड टू ट्रेल दिस ऑन अ 100 मूविंग एवरेज बेसिस। 100 के मूविंग एवरेज पे इसको ट्रेल करो ये कंपनीज़ को। मुझे लगता है कि जब तक ये 100 की मूविंग एवरेज को सस्टेन कर पा रही है ये कंपनीज पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करेंगी, बिकॉज अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव ट्रेंड में है, चाहे वो आप PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लो या फिर आप डिक्सन, मैंने अभी आपको बताया ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की हम बात करोगे तो अभी भी वो 50 मूविंग एवरेज की भी ऊपर है। तो जब तक 100 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता है और एक लोअर स्विंग नहीं बनता है, लोअर स्विंग एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लोअर स्विंग, जब ऐसा कुछ लोअर स्विंग बन गया ब्रेक करके, सपोर्ट ब्रेक करके, तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। बाय द टाइम आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में भी ये इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है, बट लेट द यूफोरिया एंड, मतलब थोड़ा करेक्शन होने के लिए एक आध क्वार्टर रिव्यू करो, थोड़ा एक करेक्शन होने दो उसके बाद में, बिकॉज अभी भी things are looking expensive at this point in time. So it's nothing in this video is a buy or sell recommendation. I'm again telling you as a standard disclaimer. So let's get to the conclusion of this video. कंक्लूजन में सबसे पहले पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट की वो फेवरेबल है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कंपनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री को, और जैसे कि एक ग्लोबल लेवल पे भी एक ऑल्टरनेटिव, चाइना के अलावा एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, इसके लिए यू विल फाइंड सर्टन बिजनेस डूइंग वेल इन इंडिया। उसके अलावा यहाँ पर कंपनीज काफ़ी सारा कैपेक्स भी कर रही है। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में प्राइवेट कैपेक्स अगर और बूस्ट होता है, पोस्ट RBI का जो एक रेट कट होने का साइकिल शुरू हो जाएगा, सो वो भी एक एड ऑन बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर, जो कंपनीज आने वाले टाइम में कैपेक्स कर रही है और आगे कर सकती है। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी, यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द सेगमेंट्स जो ये इंडस्ट्री, जो सेगमेंट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को केटर कर रही है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल्स में है, अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हो तो आपको कंजम्पशंस जो है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स का आपको जो वॉल्यूम्स है उसको ट्रैक करना पड़ेंगे, ग्रोथ नंबर्स को। कोई रेलवे में है, कोई एरोस्पेस में है, तो इसके ग्रोथ नंबर्स भी आपको ट्रैक करना पड़ेंगे। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो नए नए कस्टमर्स को टारगेट करते जा रही है, नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करते जा रही है। और एक और, जैसे मैंने आपको बताया, OEM से अगर आप ODMs के अंदर स्विच होते जा रही है कंपनी, तो वहाँ पर आपको एक मोड क्रिएट होते हुए मिलेगा। सर्टन कंपनीज आर बाउंड टू डू वेल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉजिटिव साइड था। अब रिस्क पैरामीटर क्या है? रिस्क पैरामीटर ये है कि अगर इंडस्ट्री में स्लो डाउन हो गया, इन्फ्लेशन वापस आ गया, या गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स अनाउंस करने कम कर दिए, गवर्नमेंट ने कोई कैपेक्स अनाउंसमेंट नहीं किया, या गवर्नमेंट ने कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी, पॉलिसीज़ में चेंजेस ला दिए, टैक्सेशन बढ़ा दिया, बिकॉज काफ़ी सारे, अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करोगे ना, तो वहाँ पर जो कॉर्पोरेट अपना टैक्स रेट है 25%, 28% के आसपास है, वो कहीं कहीं पे बेनिफिट में 22% भी मिल रहा है, एंड इंसेंटिव भी गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर ये सब चीज़ें बंद हो गए हैं तो वहाँ पर भी एक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सी देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मैन्युफैक्चरिंग वाला स्पेस होता है ना, इसमें हायर मार्जिन्स नहीं होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है दैट कैन गेट इम्पैक्टेड अगर पॉलिसीज फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट्स को पुश करने में। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो ये इंडस्ट्री या ये कंपनीज खुद से बिल्डअप नहीं हुई है अपने एक्सपर्टीज पे, यहाँ पर इनको कोई ग्रोथ ड्राइवर्स है जो पुल कर रहे हैं। सो हमेशा आपको ग्रोथ ड्राइवर्स के ऊपर ध्यान देना है।
सो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव भी बता दिया, रिस्क पैरामीटर भी बता दिया। और एक और चीज़ आपको रिस्क पैरामीटर में ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री लिमिटेड नहीं होनी चाहिए और कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रेवेन्यू आ रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा सब स्टॉक्स को, जो भी मैंने आज यहाँ पर डिस्कस की है। आई होप इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट इनसाइट अबाउट EMS सेक्टर, जो आने वाले टाइम में इतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रखता है, ऑलरेडी रिसेंट 1-2 साल में ग्रो किया है। अगर आपको मजा आया, इफ यू रियली एंजॉयड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस जो बाहर नहीं मिलते हैं भाई, अगर आपको ये ऐसी कुछ इंसाइटफुल वीडियोस देखने, कुछ बहुत बड़ा अच्छा सीखना है मार्केट में, तो 360 इन्वेस्टिंग के साथ में जुड़ जाइए। वी आर हियर टू मेक एन इम्पैक्ट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।